बहुत ही कमाल की किस्सा गो वक्ता प्रज्ञा शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का स्वागत करें। आप सभी लोगों को नमस्कार। लीड चौक इंदौर में वैसे तो कल से इतने सत्र हुए और इतने खूबसूरत सत्र हुए हैं कि सब एक से बढ़कर एक, और अभी मैं जिस सत्र में हूँ वो महत्वपूर्ण बहुत है। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग घूम रहे हैं, तो अगर आकर सुनेंगे, खास करके जो नए बच्चे हैं और उसमें भी खास करके जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, जिनको कल को अपना भविष्य संवारना है। और ये जो हमारी बातचीत होने जा रही है, हमारे साथ कल्पना सरोज जी हैं, और मैं ये कहकर कि पहली महिला उद्यमी हैं जो बिलियनियर हो गई, ये थोड़ा सा कम करूंगा इनके पूरे संघर्ष को, इन्होंने जो कुछ हासिल किया है। आप 2013 में आपको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, और एक ऐसे बैकग्राउंड से, एक ऐसी पृष्ठभूमि से आप आती हैं जहां ये सपना देखना भी बहुत मुश्किल होता है। और आप लोगों ने फिल्मों में तो देखा होगा, वो बड़ा सुंदर वो जय हो गाना सुन के आप मगन मस्त हो जाते हैं, लेकिन जय हो जब कल्पना जी जैसे लोगों की होती है तो असली मायने में स्लमडॉग मिलियनेयर जो पिक्चर होती है वो सार्थक होती है, सफल हो रही दिखती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कल्पना जी, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी बातचीत हो, जो 45 मिनट का हमें समय मिला है, तो मैं सूत्रधार की भूमिका में रहूं। और क्योंकि आपका जो संघर्ष है शायद वो इतनी छोटी बातचीत में नहीं समाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ बात करें। और 2 मैं प्रश्न लूँगा, तो आप लोग अपने मन में ये बातचीत सुनते हुए वो प्रश्न तैयार कीजिए, लेकिन प्रश्न हो, भाषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो होगा तो मैं नहीं लूँगा। तो कल्पना जी, सबसे पहला सवाल मुझे लगा जब मैं आपके संघर्ष को पढ़ रहा था, तो एक बच्ची जिसकी बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है, जो पहले हो भी जाता था, एक बच्ची जो शायद समझ भी नहीं पाई कि एक महिला होना, एक जीवन को देखने का नज़रिया उसका विकसित होता, तब तक उसका जीवन बहुत ही खराब हो गया, बहुत बुरे दौर से आप गुजरे। और वहाँ से जब आप निकल कर आज जब हैं कि आज देश के उद्योगपतियों में आपकी गिनती है, आज कोई कहता है कि अच्छा कैसे कारोबार खड़ा करना है, तो आपकी गिनती होती है। तो ये जो यात्रा आपकी रही, तो अगर वहीं से हम शुरुआत करें तो फिर हम दूसरे जो सवाल होंगे उसको जोड़ते जाएंगे। जी ज़रूर। तो शुरुआत करना है वहाँ से। तो मैं एक पुलिस हवलदार की बेटी हूँ। एक्चुअली मेरा जन्म वहाँ पर अकोला डिस्ट्रिक्ट विदर्भ से है। एक पुलिस वाले की बेटी थी मैं, और मैंने बहुत पढ़ना था, पढ़कर बहुत आगे बढ़ना था, सोचा यही था। और बाबा का भी यही सपना था कि एटलीस्ट कम से कम 10वीं पास, तो उस ज़माने में 10वीं तक लड़कियों को पढ़ाया जा सकता था। तो बाबा भी यही चाहते थे कि 10वीं तक पढ़े, लेकिन मामा और जो फैमिली के लोग हैं, कुछ समाज के लोग हैं, तो वो कहते थे कि लड़कियों को पढ़ा कर करना क्या है, चक्की चूल्हे के सिवा मतलब और लड़कियां करना क्या चाहेगी। तो उससे अच्छा ये है कि इनकी जितनी जल्दी शादी करवा दी जाए उतनी अच्छी है। मेरे मामा जी के तो विचार और भी उससे भी ज़्यादा आगे बढ़कर थे कि लड़कियों को घर में रखने का मतलब ये होता है जैसे कि जहर की पुड़ियों को घर में रखने के बराबर है। तो जितनी जल्दी शादी करवा दो। तो मैं 5वीं में थी तभी से शादी के रिश्ते आना शुरू हो गए थे। थोड़ा सा बीच में हस्तक्षेप करूं, देखिए आपके मामा जी के जो विचार थे वो आज भी, अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर 18 से 21 में लड़कियों की विवाह की उम्र हो जाएगी तो वो आवारगी करेंगी। तो ज़्यादा बदला नहीं है हमारा समाज, तो इसलिए और ध्यान से सुनिए कि कल्पना जी जो कह रही हैं वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जी। तो 5वीं क्लास में जब मैं थी तो उसी वक्त से रिश्ता लाना मामा ने शुरू कर दिया था। तो बाबा बड़े नाराज़ होते थे, लेकिन किसी सूरत में बाबा की वजह से 7वीं तक गई। 7वीं में परीक्षा चली रही थी तो मामा ने एक लड़का पकड़ के ले ही आए। सिर्फ ना खानदान देखा, क्या नौकरी करता है कोई देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मुंबई में रहता है। तो मेरी माँ से कहा कि तेरी बेटी कितनी भाग्यवान है, मुंबई में जाएगी। और इस रिश्ते को तो ठुकरा ही नहीं सकते, अभी शादी करना। और मैं 7वीं पढ़ ही रही थी, एग्ज़ाम चल रहे थे, उस बीच इन लोगों ने शादी करवा दी। मैं काफ़ी रोई, मैं काफ़ी अच्छी होशियार विद्यार्थी थी, स्कूल में काफ़ी पढ़ना चाहती थी, लेकिन बच्ची का कौन सुनता है। और इसी तरह से शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद जब मैं मुंबई आई
तो मुंबई नहीं था वो, उल्लासनगर एक मुंबई के बाजू में ही है। तो वहाँ पर देखा तो वहाँ पर एक झोपड़पट्टी एरिया है, झोपड़े में लोग रहते हैं। लड़का जो क्या काम करता है तो वो कहीं पे मतलब कोई कारीगर भी नहीं, कोई नौकरी भी नहीं, एक हेल्पर की नौकरी कहीं कर रहा है। तो इस तरह से था। तो मैं उस वक्त भी बहुत रोई कि ये क्या हुआ मेरा, मतलब पढ़ाई तो गई, शादी हुई तो वो भी सही नहीं हुई। लेकिन खैर ठीक है, हमारे संस्कार ऐसे थे कि जहाँ भी लड़की मतलब ब्याह करके जाए तो उसको उसका अपना घर संसार चलाना है। तो मैंने भी अपना वैसे ही सोच लिया। लेकिन वो घर के लोग जो थे वो इतने मतलब अलग टाइप के कुछ लोग थे। वो घर का सारा कामकाज मैं ही करती थी, 12 साल की बच्ची हूँ, सबका खाना बनाना, सब सारे काम करना। लेकिन उसमें अगर मान लो कि दाल में नमक या मिर्च ज़्यादा हो जाए तो उस पर भी ये लोग बाल पकड़ के मारेंगे कि माँ ने ऐसे सिखाया, बाप ने। तो बहुत इन लोगों ने जुल्म किया 6 महीने तक। बाबा मेरे आए, चलो बेटी को मिलने जाएंगे। देखा तो उसकी बेटी को वो पहचान नहीं पाया कि ये उसी की बेटी है क्या करके। तो बाबा कहने लगे कि मैं अभी वापस लेकर जाऊँगा। तो वो लोग भेजने को भी तैयार नहीं थे। तो मेरे बाबा ज़बरदस्ती लेकर गए मुझे घर और कहने लगे कि ऐसे करो कि भूल जाओ कि तुम्हारा जो शादी हो गई एक बुरा सपना समझ के, मैं तुम्हें फिर से स्कूल में दाखिला दूंगा और तुम स्कूल पढ़ो। मतलब मेरे बाबा जो थे वो क्रांतिकारी विचारों के थे, इसीलिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जब शादी ब्याह की हुई लड़की जब मैके वापस आ जाती है तो समाज का देखने का ढंग उसका बदल जाता है। उनकी जो फ्रेंड सर्कल है या रिश्तेदार है, सब कुछ मतलब लड़की ही गलत है, उसने ही कुछ गलत किया है, इसीलिए ससुराल छोड़कर आई है। क्योंकि उस वक्त तो ऐसे था ना कि लड़की चाहे ससुराल में मर जाए कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से वापस नहीं आना चाहिए। तो मैंने देखा कि वहाँ जितनी टॉर्चर हो रही थी उससे ज़्यादा तो टॉर्चर मैं भी हो रही, मेरे माँ बाप भी हो रहे हैं। उससे बेटर है कि मर जाना चाहिए। और फिर मैंने पॉइजन पी लिया, मरने की कोशिश की कि मुझे इस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ज़िंदगी में, ना आगे बढ़ सकती हूँ पढ़ लिख कर। और शादी तो खैर इस तरह की है तो समझो टूट ही गई। तो उस वक्त बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया गया, क्योंकि मैंने 3 बोतल पॉइजन के पी लिए थे। बड़ी मुश्किल से बचाया गया। उस वक्त भी जब मैं मतलब बच तो गई थी मुश्किल से, लेकिन जो लोग मुझे देखने के लिए आ रहे थे तब भी उनके ताने कसने कम नहीं हुए कि ये लड़की तो क्या कर रही थी, अगर तू मर गई होती तो लोग क्या कहते। लोग तो यही कहते कि ये लड़की ज़रूर ऐसा कुछ इसने गलत काम किया होगा जिसकी वजह से ये मर गई। तो तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा का नाम कितना खराब होता। लोग यही कहते कि महादेव की बेटी ने ज़रूर ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से ये मर गई। तो ये बात जो है वो दिल की गहराई तक मेरी गई कि ये क्या है, मतलब लोग ना मरने देते हैं ना जीने देते हैं। जब मरने जा रहे हैं तब भी लोगों का ये कहना है कि कुछ किया होगा तब मर रही है, तो ठीक है कुछ करके जी लेंगे ना, क्यों मरेंगे हम। और उस दिन से फिर हमने मरने के बारे में सोचना ही छोड़ दिया और कहा कि नहीं अब मैं जी के दिखाऊंगी इन सारे लोगों को। पर फिर वहाँ से आने के बाद कोशिश की मैंने कि मुझे कोई नौकरी मिले, लेकिन कहाँ से मिलेगी, एक 7वीं पढ़ी हुई लड़की को कौन नौकरी देगा। नौकरी का कोई ये नहीं था और उम्र भी कम थी। एक 14-15 साल की लड़की को कौन कहाँ से, 18 साल की तो कम से कम होना चाहिए। तो मैंने कोशिश की नौकरी के लिए, नौकरी नहीं हुई। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँगी, तो चलो सिलाई सीख लेती हूँ। उस वक्त मेरे दिमाग में ये आया कि सिलाई अगर करूँगी मैं, एक ब्लाउज सिलाऊंगी तो 10 रुपये मुझे मिल जाएंगे, 3 ब्लाउज दिन भर में मैं सिला लूँगी तो 30 रुपये हो जाएंगे। बाबा को उस ज़माने में मेरे 300 रुपये सिर्फ पगार था, मैं 900 रुपये कमा लूँगी। मतलब बिजनेस का जो ख्याल था वो उस वक्त उस ज़माने में मुझे आया कि मुझे इस तरह से कुछ करना चाहिए, और मैंने सिलाई सीख ली। ये जो आपने बताया ना कि आपको एक समय में लगा, इतना अवसाद हुआ, निराशा हुई कि लगा कि अब जीवन खत्म करना चाहिए, और फिर से आपने तय किया कि नहीं अभी तो हमारी जो उड़ान है वो अभी बाकी है। कल्पना की उड़ान जो है वो बहुत आगे है, पिंजरे से आसमान तक की। और आपके साथ कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मुझे लगता है कि भारतवर्ष के इतिहास में ऐसी बातें कम होती हैं। और आज की तारीख में आप एक ऐसे सफल उद्यमी चेहरे के तौर पर जानी जाती हैं। उसकी शुरुआत हुई जो आपने टेलरिंग की, लेकिन ये सफ़र जो 3 ब्लाउज सिलकर 30 रुपए कमा लेंगे, इससे आज एक करोड़पति महिला उद्यमी, ये यात्रा कैसे हुई। और उसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, और मैं कहता हूँ ना कि हम ये तो कह देते हैं कि सफल आदमी है तो उसके पीछे सफल कोई महिला है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया होगा। लेकिन एक महिला जब यहाँ पहुँचती है तो घर परिवार, कोई दोस्त, कोई साथी, कोई भी ऐसा, माँ बाप या कोई भी ऐसा जिसने आपको वो एक सपना दिखा दिया कि 30 रुपए से और फिर आज एक करोड़पति महिला उद्यमी, ये यात्रा कैसे करें।
एक्चुअली ऐसा उस वक्त तो कोई था नहीं मुझे रास्ता इस तरह का दिखाने वाला, मेरा अपना ही ऐसा कुछ सोच, मेरा अपना दिमाग। और लेकिन मैं खुश थी कि चलो ठीक है, मैं कुछ पैसे कमा रही हूँ, मेरी घर गृहस्थी चल रही है। इसी बीच एक हादसा हुआ, मेरे पिताजी की नौकरी चली गई और मैं घर की बड़ी बेटी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप को, मेरी बहन भाइयों को संभालना, इसलिए मैं इन सबको मैं मुंबई लेकर आई। और किसी तरह से घर चल रहा था, एक टाइम खाना खाते थे, एक टाइम खाना नहीं भी नसीब होता था, कहीं बार भूखे पैसे रहते थे, लेकिन फिर भी खुश थे कि ठीक है हम अपने बलबूते पे जी तो रहे हैं। लेकिन इसी बीच मेरी बहन मर गई और सिर्फ 2,000 रुपये मेरे पास नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए उसके, और वो तड़प तड़प के मर रही थी और कह रही थी कि दीदी मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती। और मैं इतनी बदनसीब थी कि मैं उसको बचा नहीं पाई। और तब मैंने सोच लिया कि मुझे पैसे कमाना चाहिए, क्योंकि आज एक बहन मर गई, कल दूसरी बहन मर सकती है, मतलब भाई है, बाबा है, माँ है, और इसमें से अगर कोई फिर से चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी, तो मुझे पैसे कमाना चाहिए। तो मैं कैसे पैसे कमाऊँगी, मतलब कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा, ढूंढा, तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, उस स्कीम से मैंने 50,000 का लोन लिया। मैं बुटीक शुरू करना चाहती थी। पहला 50,000 का कर्ज आपने कब लिया था, अगर आपको ध्यान में हो? ये यही मैं 17-18 साल की थी उस वक्त, मतलब वही दौर था। तारीख महीना अभी इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन अब की बार मैं याद रखूँगी। सो मैंने लोन लिया, लेकिन लोन लेके जैसे ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तब से मैं बिजनेसमैन, मतलब मैं एक टेलरिंग से एक बुटीक, और बुटीक के साथ साथ मैंने फर्नीचर का भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ उल्लासनगर में लोकल में जो लोकल फर्नीचर बनता है उसके पीछे अच्छे पैसे मिल रहे थे, टेलरिंग में उतने ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। मतलब एक शोकेस या एक कबाड़ बेचते थे तो 100-200-400 रुपये उसमें ज़्यादा आ जाते थे। तो मैंने वो इस बिज़नेस के साथ साथ उस बिज़नेस को भी स्टार्ट किया। लेकिन ये देखते देखते मेरे दिमाग में ये आया कि मैं तो खैर कर रही हूँ, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारा यूथ है जिनको नौकरी नहीं दे पा रही है, सरकार के पास इतनी नौकरियाँ नहीं है और यूथ भी कुछ कर नहीं पा रहा है। देखिए, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, ये चिंता तब भी थी। तो मैंने सोचा कि जिस तरह से मैंने लोन लेकर अपने पैरों पे मैं खड़ी होगी, तो मैं यूथ के लिए कुछ कर सकती हूँ। और उस ज़माने में मैंने सुशिक्षित बेरोजगार युवक संगठन एक बनाई, और उस संगठन के द्वारा फिर जो स्कीम के अधिकारी हैं गवर्नमेंट के, वो बैंक के अधिकारी है वो, और जो यूथ है उनको एक प्लेटफॉर्म पे हम बुला लेते थे, और फिर वो लोग गाइड करते थे उन लोगों को, वहाँ के वहाँ उनके फॉर्म भर दिए जाते थे, उनको लोन लेकर देते थे। उस ज़माने में 5,000 से लेके 5 लाख तक का ही लोन मिलता था। आज जो करोड़ों का लोन मिलता है वो नहीं था, सिर्फ इतना ही लोन मिलता था, लेकिन हो जाता था। तो ये सारा चलते चलते लोगों के ज़बान पे ये आया कि ये जो महिला है ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि लोगों के घर के चूल्हे जलने लगे। यूथ जो है वो जो आवारागर्दी करता था वो अपने कामकाज में लग गया। सुशिक्षित बेरोजगार युवक संगठन बनाया, तो उसमें कितने लोग थे आपके शुरुआती, कुछ दोस्त, कुछ लोग आपको ध्यान में हैं? हाँ, 11 लोगों की हम लोगों ने संगठन बनाई हुई थी, जिसमें हम लोग 11 लोग थे, और फिर हम लोग ये सारा कुछ प्रेसिडेंट में ही थी, तो ये सारा करते थे। तो उस ज़माने में करीबन 3,500 लोगों को मैंने इस तरह का लोन दिया। तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे, नहीं हमने नहीं करना है कोई बिजनेस वगैरह, कौन लोन लेगा, कौन झंझट में जाएगा, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि भले सिपाही की नौकरी लगे, सरकारी वाले मिलने चाहिए, हमें बिजनेस नहीं चाहिए। तो उनको फिर समझाना, ये करना, तो कितनों के हमने सरकारी नौकरी भी लगा दी, कोई मंत्रालय में, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में वगैरह, ऐसे मतलब जिसकी जैसे योग्यता थी उस तरह से। तो खैर ये सारा कुछ चल ही रहा था। इसके साथ साथ फिर लोगों को ये हो गया कि कोई भी प्रॉब्लम है तो इस महिला के पास जाना चाहिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ऐसे लोगों के बीच कुछ हो गया था। तो एक प्लॉट मेरे पास में आया, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इसकी वजह से वो प्लॉट बिका नहीं जा रहा था। लेकिन उस शख्स का जो प्लॉट था उसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी। वो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैडम एक काम कीजिए ना, मेरा ये प्लॉट ले लीजिए, 2.5 लाख रुपए का प्लॉट है, लेकिन अगर ये मतलब इसकी सारी जो लिटिगेशन निकल गए तो ये काफ़ी अच्छा बन सकता है। आज मिट्टी है लेकिन ये सोना बन सकता है। तो मैंने सोचा चलो बेचारे को इसको तकलीफ है, हम लोग ले लेते हैं। तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, थोड़े बहुत मैंने जमाए और ऐसे करके इसको 1 लाख दिए, बोला 1.5 लाख रुपए तुझे बाद में दूंगी। ऐसे करके वो प्लॉट मैंने लिया, लेकिन प्लॉट पे बहुत सारे लिटिगेशन थे। वो लिटिगेशन निकालने के लिए मुझे 1.5-2 साल लग गए। जैसे ही लिटिगेशन निकल गए, जहाँ 2.5 लाख का प्लॉट था वो 50 लाख रुपए का बन गया। देखिए, जोखिम तो लेना पड़ता है, जीवन हो, कारोबार हो, बिना जोखिम के बड़ी तरक्की नहीं मिल सकती है। और ये देखिए, ये कहानी जो है ना, ये सिर्फ उद्यमिता या महिला सशक्तिकरण की कहानी नहीं है, इसमें और भी कई चीज़ें हैं जो जीवन के छोटे छोटे रंग होते हैं, वो भी आपको दिख रहे होंगे। एक सवाल मेरे मन में आता है कि ठीक है कि आपने
रियल एस्टेट का काम कर लिया, आप टेलरिंग से बुटीक में पहुंच गई, फिर आप फर्नीचर बनाने लगे, फिर आपने एक प्लॉट लिया जो 2.5 लाख का प्लॉट था वो 50 लाख का हो गया। लेकिन करोड़ों की कंपनी, आज आप कमानी ट्यूब्स की मालिक हैं। आखिर क्या ऐसा अलादीन का चिराग आपके हाथ लग गया? ठीक है, हम उद्यमिता में आगे बढ़ते गए, आपने 11 लोगों से मिलाकर एक सुंदर संगठन बनाया, तो आखिर क्या अचानक हो गया कि इतना बड़ा जोखिम कौन सा आपने ले लिया? जी, बता रही हूँ। तो ये प्लॉट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो प्लॉट तो क्लियर हो गया, 50 लाख का प्लॉट मेरे पास में है, लेकिन इसका करेंगे क्या? तो किसी ने कहा कि बिल्डिंग बना लेते हैं। तो बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, मेरे पास तो पैसे है नहीं है। तो मैंने एक सिंधी पार्टनर लिया, 65% उसके 35% मेरे, और इस तरह से हम लोगों ने बिल्डिंग बनाए, बहुत सारे पैसे हमने उसमें कमाए। ठीक है, जमीन आपके पास थी तो उन्होंने घर बनाया। हाँ, और फिर ये समझा जी, इस तरह से हो गया। लेकिन बिल्डिंग बनाने से पहले पुरुष प्रधान देश के अंदर एक स्त्री बिल्डर बने, ये कितनी बुरी बात उन लोगों को लग सकती है ना। वैसा मेरे बारे में भी हुआ कि एक महिला, उस पर से मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो उन लोगों को ये एक महिला, वो भी उस समाज से जिसको माना ये जाता है कि नहीं ये कुछ खास जगह रहेंगे, खास काम करेंगे, और ऐसी महिला अगर आपका पूरा घर बना रही है, यानी गृह प्रवेश करके जाएंगे तो कल्पना जी के बनाए घर में जाएंगे, तो ये कल्पना करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल था। तो शायद वो परेशानियाँ जी, तो मुझे मारने की सुपारी दे गई कि ये महिला, मतलब काफ़ी डराया धमकाया गया पहले, उसके बाद में ये मानती नहीं है। तो फिर सुपारी दे गई 5 लाख रुपए की मेरे लिए कि किस तरह से इसको मार डाला जाए, और जो मार डालेंगे वो किस तरह से नेपाल भाग जाए, फिर उनके फैमिली में 5 लाख रुपए पहुंचाया जाए। तो ये बात मुझे कहीं से पता चली, किसी ने आके बताया कि ऐसे ऐसे होने वाला है। तो कोई मेरी जगह ऐसे होता तो शायद डर के अपने गांव चला जाता था, क्योंकि जिस शख्स ने मुझे ये बात बताई उसने मुझे ये कहा कि मैडम आप अपने गाँव चले जाइए। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने बताया कि इस तरह से हुआ है। मैं बोला नहीं, मैं गाँव नहीं जाऊँगी। तो मैं उस वक्त के जो पुलिस कमिश्नर थे, 99 की ये बात है, 95 से मैंने वो जो प्लॉट लिया था उसको क्लियर करने में और बिल्डिंग बनाने, मतलब वो सारा कुछ करने में जो टाइम गया, तो 99 में मैं वो पुलिस कमिश्नर के पास गई। मैंने कहा कि मेरी सुपारी दी गई है सर। तो बोले ऐसे कैसे मुमकिन है? मैंने कहा पुलिस डिपार्टमेंट आप है, आप चेक कर लीजिए। मैंने जो सुना मैं आपको बता रही हूँ। तो उन लोगों ने जैसे ही चेक किया, एरिया के ACP DCP सबको पता है, एरिया का पुलिस स्टेशन, तो पता चला कि वाकई में ऐसी घटना घटने वाली है। ऐसे कुछ लोग हैं जो इस लेडी को मारना चाहते हैं। पुलिस ने अपना काम किया। तो मुझे पुलिस कमिश्नर ने ये बोला कि मैडम एक काम करो, अभी आपको इस वक्त पता चला है कि आपको मारने वाले हैं, आप बिजनेस में आए हो, मारने वाले हैं, ये आपको अभी पता चला। सेकंड टाइम हो सकता है कि ना पता चले और आपका मर्डर हो जाए। उससे अच्छा है कि आप सिक्योरिटी ले लो अपने लिए। मैंने कहा साहब सिक्योरिटी लेकर क्या करूँगी? एक बात बस मैं रोक के कह रहा हूँ कि आप जब पुलिस कमिश्नर के पास गए तो क्या आपको उन्होंने थोड़ा हतोत्साहित नहीं किया या कहा कि क्यों आप चक्कर में पड़ रही, छोड़ दीजिए ना प्लॉट, चलिए कोई बात नहीं, दूसरे को दे दीजिए, कुछ पैसे ले लीजिए कमी, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ। बल्कि पुलिस, उन्होंने कहा कि तुम अपने लिए सिक्योरिटी ले लो। मैंने कहा सिक्योरिटी लेकर साहब मैं क्या करूँगी? अगर देना है तो रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दीजिए ताकि मैं रिवॉल्वर लेके अपनी हिफाजत खुद करूँ। तो महिला के हाथ में रिवॉल्वर होगी तो गोली समय पे सही जगह चलेगी। इसलिए ये पुरुषों वाला मामला नहीं कि उत्तेजना में शादी के उसमें जो है वो हर्ष फायरिंग करती, मेरे नाम से नहीं, वो खुशी होकर करते हैं। लेकिन सब मैं आपको बताऊं कि मुझे जो लाइसेंस मिला, मुझे ऐसे लगता है कि भारत की मैं पहली महिला होंगी जिसको एक दिन में, मतलब मैं दूसरे दिन 11 बजे उन्होंने मुझे पुलिस कमिश्नर ने बुलाया। उनका नाम था भुजंगराव मोहिते, जो पुलिस कमिश्नर थे थाना के। ठीक है, एक बार आप लोग ताली बजाइए भुजंगराव मोहिते के लिए, क्योंकि देखिए हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि पुलिस थाने में गए, पुलिस के अधिकारी के पास गए, प्रशासन में गए, वो सुनता ही नहीं। लेकिन अगर एक महिला जा रही है, एक महिला उद्यमी जा रही है और उसको एक दिन में रिवॉल्वर का लाइसेंस बना के दे दिया, तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी ताली बनती है। और इसलिए भी कि दूसरा कोई प्रशासन का अधिकारी गलत काम करने से पहले सोचे। जी। तो इस तरह से रिवॉल्वर लाइसेंस मुझे एक ही दिन में मिला। 11 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं बैठी रही वहीं पे। 6 बजे रिवॉल्वर का लाइसेंस 99 में मेरे हाथ में था। उसके बाद में मैंने रिवॉल्वर लिया। कम से कम हम तो चलाना नहीं पड़ा ना? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम तो वैसे भी बुद्ध के पाई के, हम तो चींटी भी ना मारे। लेकिन अपनी हिफाजत के लिए हमें रखना ज़रूरी है, क्योंकि फिर सामने वाले को पता तो चले कि अगर इसको मारना है तो इसके रिवॉल्वर में 6 गोली है। जब तक 6 गोली है कोई माई का लाल अपने को मार नहीं सकता। तो इस तरह से फिर रिवॉल्वर रख लिया। फिर मैं बिल्डर बनी, फिर मैं शुगर फैक्ट्री की डायरेक्टर बनी, और इसी तरह से मेरा जो सफ़र था स्टेप बाय स्टेप आगे चलता गया। तो लोगों में काफ़ी सारी बातें ऐसे होने लगी कि लेडी अच्छा काम करती है।
तो इसके पास जाना चाहिए। तो इसी तरह से कमानी ट्यूब्स लिमिटेड के कुछ कामगार जो है वो मेरे पास आए। तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा रोक के आपको, क्योंकि अक्सर इस देश में बात होती है कि जो यूनियन होते हैं, जो मजदूर संगठन है, लेबर यूनियन है, तो वो मजदूरों के हक के लिए बहुत लड़ते हैं। लेकिन संयोगवश जब मैं इसको पढ़ रहा था और आपसे बातचीत कर रहा था, तो बड़ा एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि ये देश की अकेली कंपनी थी जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने मजदूरों को मालिकाना हक दे दिया। लेकिन उसकी परिणति क्या हुई ये भी आप सुनिए, और ये सबको समझना चाहिए कि कंपनी चलाना तो कंपनी चलाने वाले के ही हाथ में, यानी जो ओनर होगा, जो मालिक होगा, भले ही आप कोई इक्विटी की बात करें। तो मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि ये लोगों को थोड़ा सा बताइए वो क्या हुआ कमानी ट्यूब्स का, जो जिसको आपने बताया अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि ये मजदूरों का हक हो जाएगा, तो मजदूर मालिक संबंधों पर भी थोड़ा सा बताइए। जी ज़रूर। तो इसी तरह से कुछ मजदूर जो है, कामगार जो है वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैडम हमारी जो कंपनी है वो लिक्विडेशन की नोटिस उसको निकल चुकी है और हम चाहते हैं कि इस कंपनी को आप बचाएं और इसको आप टेक ओवर करें। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुझे इंडस्ट्री का कोई गंध नहीं है, ये बिजनेस जो आते गए मैं करती गई अलग चीज़ है, लेकिन एक इंडस्ट्री चलाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल बात है। तो मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने कहा कि मैडम, फिर उन्होंने कोई हिस्ट्री बताई उनकी कि हमारे 93 वर्कर्स मर गए हैं भूख प्यास से, और जहाँ 100% बोनस मिलता था आज हमारे वर्कर्स जो है वो भीख मांग रहे हैं रोड पर। तो बड़ी बुरी परिस्थिति है, और जब लिक्विडेशन में चली जाएगी तो हमें कहीं किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं। तो ये दो बातें मेरे दिल को टच हो गई। आत्महत्या जो मैं वहाँ से गुजर चुकी थी, और भूख प्यास से किस तरह से होती है, क्योंकि वो भी बहुत हमने देखा था भूख प्यास क्या होती है, वो जानते थे। दवा के कारण कैसी बहन तड़प के मरी है ये भी जानते थे। तो बस ये सारी बातें दिमाग में ली, नहीं सोचा कि क्या पैसे कमाएंगे हम लोग, या क्या डूबेगा, क्या लेंगे, क्या मिलेगा। नहीं, एक इंसानियत का तकाजा है, वर्कर्स भूखे मर रहे हैं, उनके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ काम करना चाहिए, कर सके तो बहुत अच्छा, मतलब करना ही चाहिए। हो सका तो बहुत अच्छा है, नहीं हो सका तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें ये करना चाहिए। ये मैंने सोच लिया और कहा कि ठीक है मैं देख लेता हूँ कैसे करना चाहिए। फिर मैंने एक 10 लोगों की टीम बनाई, जिसमें मतलब जो मतलब मार्केटिंग के होंगे, जो मतलब इस तरह के सारे 10 लोगों की एक पूरी तरह की टीम थी। और फिर एक योजना बनाई, स्कीम बोलेंगे जिसको, स्कीम तैयार किया। और जब उस स्कीम को हम लेकर गए तो वहाँ एक बोर्ड मीटिंग चल रही थी कंपनी के अंदर। तो कंपनी जो है ये कोर्ट के अंडर थी, तो जिसकी वजह से कोर्ट का डायरेक्टर वहाँ बैठा था। 70 लाख रुपए उस वक्त गवर्नमेंट ने दिए हुए थे, इसलिए गवर्नमेंट का भी एक डायरेक्टर बैठे हुए थे वहाँ पर। और 5 बैंकों के कुछ लायबिलिटी थी, तो बैंक के सारे, तो ये सारे लोग कहने लगे कि क्या आप इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहेंगे, इसके तो ये सारे प्रॉब्लम्स। तो मैं तो मन बना के गई थी कि ठीक है करना ही है हमको। तो मैंने कहा हाँ कर लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए हम आपको कंपनी हम तो आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब BFR कोर्ट के अंडर है, ठीक है। तो कोर्ट अगर देना, मतलब कोर्ट अगर आपको देगा तो होगा, वरना जितना भी पैसा आपका लगेगा यहाँ पर, ये सारा का सारा जो है, आप भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लाइन में आप भी खड़े होंगे। आपको ये मंजूर है? मैंने कहा मुझे मंजूर है। तो बोला ठीक है, हम आपसे आपको एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, आपको डे टू डे के आज से अभी से सारे काम देखने हैं। अरे ठीक है मैं देख लूँगी। तो ये सारे काम देखने के लिए उन लोगों ने मुझे नियुक्त कर दिया। किस सन में आपने कमानी ट्यूब्स को? 2000 में, 2000 में मैं गई थी वहाँ पर। तो इससे पहले मैं वर्कर लोगों का ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वर्कर्स को मतलब कंपनी दी थी। क्योंकि उस ज़माने में ये जो कंपनी हमारी है कमानी ट्यूब्स, तो ये पहली कंपनी थी रामजी भाई कमानी ने जो बनाई थी। और रामजी भाई कमानी जो है ये गांधी जी के बहुत खास मित्र हुआ करते थे। गांधी जी का जो पहला आंदोलन खादी का हुआ, जो कलकत्ता से कमानी हाउस से हुआ, तो इतना मतलब स्वतंत्र सेनानी आदमी था, इतना अच्छा देश के लिए और सबके लिए काम करता था। उन्होंने कुर्ला में आके 3 कंपनियां बनाई, कमानी ट्यूब्स, कमानी मेटल्स, कमानी इंजीनियरिंग। लेकिन इस यूनियनबाजी ने वो सारा कुछ खराब कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट गए, बोला मालिक खराब है, कंपनी हमें चलाने के लिए दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहला निर्णय है, हमारे देश का पहला निर्णय है, जिसके अंदर एक इसी का एक्ट तैयार हो गया, जिसके अंदर मालिक, वर्कर जो है वो मालिक बन गया
और मालिक जो है वो कंपनी के बाहर हो गया। ये मैं थोड़ा सा रोक के, क्योंकि जब मैं बात कर रहा तो मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी ये। सिख कंपनीज एक्ट बना वो कमानी ट्यूब्स के लिए बना, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया 1987 में। वो कंपनी कहा गया कि मालिक का मालिकाना हक खत्म हुआ क्योंकि ये नहीं चला पाए, और जब मजदूरों को मालिकाना हक दिया गया तो वो लोग उस कंपनी में पहले दिन से उन मजदूरों की जो भी उनको मिलती रही, तनख्वाह मिलती रही, वो आधी कर दी गई और कहा गया भाई तुम्हारा मालिकाना हक है तो ठीक है, कुछ दिन और कमा लेते हैं। और अंत में 10 साल बाद कंपनी की स्थिति ये हुई कि बिजली पानी वो सब कनेक्शन कट गए, और फिर से कंपनी कहाँ आ गई, पुनर्मुष्को भाव कहना ठीक नहीं होगा, उससे भी बुरे हाल में चली गई, और तब कल्पना जी ने उस कंपनी को टेक ओवर किया। जी, तो फिर मैं गई टेक ओवर करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मतलब आपको जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लाइन में खड़ा होना होगा तो चलेगा। मैंने ठीक है चलेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले कोर्ट में तो पता ये चला कि 116 करोड़ रुपए का कर्जा है कंपनी के ऊपर, 140 लिटिगेशन के केसेस है कंपनी में, और 2 यूनियन है। पहले एक यूनियन जो यूनियन ने ये सारा कुछ खेल किया था, और फिर जो एक वर्कर की यूनियन फिर से तैयार होगी, अंदर के जो वर्कर है उन्होंने कहा ये एक यूनियन थी जो वर्कर से कंपनी की ओनर बन गई, तो जैसे ही ओनर बनी तो दूसरे मजदूरों की यूनियन तैयार। जी दूसरी तैयार हो गई, और इस तरह के 2 यूनियन, 140 लिटिगेशन, 116 करोड़ का कर्जा, 2000 की बात है। अभी आज तो हम कहीं करोड़ों की बात कर लेते हैं, लेकिन आप बताइए क्योंकि 116 करोड़ का कर्ज, 140 से ज़्यादा वाद विवाद के मुकदमे, और उसमें 2 यूनियन, एक यूनियन जो पहले ओनर बन गई फिर दूसरी, तो आज आप वहां से कहां तक पहुंच गए हैं? जी तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे मतलब 2000 से लेकर 2006 तक हम BFR कोर्ट जाते रहे, मैटर चलते रहे। कुछ लोग सपोर्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे, किसी को कन्विंस करना है, किसी को क्या करना है, तो ये सारा चीज़ चलता रहा। 2006 21 मार्च 2006 में कोर्ट ने कंपनी हमें दे दी। तो 21 मार्च 2006 में कोर्ट को समझ में आया कि हम कंपनी चलाने के लायक है शायद, और इसीलिए कोर्ट ने हमें कंपनी दे दी। 2000 से 2006 तक रिसीवर भी बैठा रहा, हाँ, कोर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से। नहीं, IDBI ऑपरेटिंग एजेंसी थी, वो खाली देख रही थी, रिसीवर नहीं था। जी, तो हमने सब देख लिया कि क्या कहाँ पे क्या किस तरह से हम क्या काम इसमें कर सकते हैं, और सारे काम हम लोग करते चले गए। 2006 में फिर कोर्ट की समझ में आ गया कि इनको देने में हर्जा नहीं, और कोर्ट ने हमें 21 मार्च 2006 में कंपनी दे दी। लेकिन कोर्ट ने एक शर्त रखी कि आपको 2011 में सिका से बाहर निकलना है। तो सिका से बाहर निकलने का क्या मतलब है कि 116 करोड़ का कर्जा खत्म करना है, 140 लिटिगेशन के केसेस खत्म करना है, और उससे भी पहले हमें फैक्ट्री शुरू करना है और वर्कर्स को रोजगार देना है। तो ये सारी शर्तें हमारे सामने कोर्ट ने रखी, और कहा, और टाइम लिमिट भी दिया कि 2011 में आपको ये करना है। तो हम जो खुश हो गए थे 2006 में कि हमें कंपनी मिल गई है, वो खुशी बहुत थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि बहुत बड़ा फिर से मतलब एक चैलेंज था जिसको हमें स्वीकार करना था। तो कुर्ला से फैक्ट्री को शिफ्ट करना था, क्योंकि देखिए इसमें 2000 से लेके मतलब करीबन 20 साल लगे मुझे ये सारा कुछ सही तरीके से करने के लिए। तो 20 साल की स्टोरी है, वो इतनी लंबी चौड़ी और इतने सारे हडल्स है, अगर मैं एक एक हडल बताऊंगी तो कोई सोच भी नहीं सकेगा। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि आपकी जो यात्रा है, हाँ। लेकिन चूंकि लोगों को कुछ समझ में आए, कुछ एक ऐसी बातें जैसे जो आपने कहा ना कि जब वो आपके पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे लोग उनको सड़क पर भीख मांगना पड़ रहा है, किसी के पास पैसे नहीं, कोई आत्महत्या की बात कर रहा है, तो आपको आपके वो इमोशन याद आए, आपको तुरंत उससे आप रिलेट कर रहे हैं, तो आप वो बताएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को ध्यान में आएंगी, तो वो थोड़ा सा उनके समझने के लिहाज से, और कभी वो मुश्किल में पड़े तो उनको भी आगे निकलने के लिए प्रेरणा देगा। तो इस तरह से फिर कंपनी को मुझे 2011 में बाहर निकलना है, तो कुर्ला से फैक्ट्री को शिफ्ट करना है। तो वहाँ से थाना डिस्ट्रिक्ट में वाड़ा एक जगह है MIDC एरिया में, तो वहाँ से मैंने फैक्ट्री को शिफ्ट किया, वहाँ पे फैक्ट्री लगवाई। 2009 में मैंने फैक्ट्री शुरू की और कंपनी को प्रॉफिट में लाने की कोशिश की। 140 लिटिगेशन, मैं आपको बताऊं कि एक केस होती है, आज भी देखा होगा, कोर्ट में अगर कोई केस चलती है तो पीढ़ियाँ गुजर जाती है लेकिन केस खत्म नहीं होती। मैंने 140 लिटिगेशन के केसेस जीत लिए। क्या बात है, इसके लिए भी बहुत मतलब प्रशंसा करनी चाहिए। और एक महिला जब तय कर लेती है तो क्या क्या कर सकती है आप सोचिए, इनकी कहानी में वो सब कुछ दिख रहा है। तो आपको कभी लगे कि नहीं ये एक वजह है जिसकी वजह से हम रुक जाएं, तो आप कल्पना जी को ध्यान कीजिए।
सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक ये सारे केसेस मैंने जीत लिए। और 2011 में मुझे बताती हुई खुशी होती है कि 2011 में सारे केसेस मैंने जीते। 116 करोड़ का कर्जा था। 116 करोड़ का कर्जा क्यों ऐसा बना, इसके ऊपर हमने बहुत सारी स्टडी की, तो पता ये चला हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है जिसकी वजह से इतना बना। मान लिया कि एक बैंक का 5 करोड़ है तो 5 करोड़ का 15 करोड़ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पेनल्टी और इंटरेस्ट इतने दिनों से नहीं भरा था। तो फिर अगर ये कम हो जाता है तो बहुत कुछ हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम क्या करें, किस बैंक के पास में जाए, किस चेयरमैन से बात करें? तो हो सकता है कोई चेयरमैन माने कोई ना माने, तो उससे अच्छा है कि हम बैंकिंग जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसी के पास चले जाए। तो मैं उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर बैंकिंग जो थे उनके पास मैं गई, उनको मैंने बताया कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट की बेबी है और मुझे इस तरह से काम करना है, और अगर ये मुझे मिल जाती है कंपनी, इसमें मैं काम कर सकती हूँ, तो एटलीस्ट बैंकों को प्रिंसिपल मिल सकता है, और अगर नहीं तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना वर्कर्स को, ना बैंक को, ना किसी को कुछ। नहीं, आप अगर बताएं तो अच्छा लगेगा। कौन थे उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर बैंकिंग जिनसे आप मिली, और अनुभव आपका क्या रहा? मदद की, नहीं की, उत्साहित किया, हतोत्साहित किया? बताना चाहिए, सबको जानना चाहिए। आनंद अडसूळ जी थे, उस वक्त भी शिवसेना भाजपा की सरकार थी और वो शिवसेना के मिनिस्टर थे। सिर्फ एक छोटा सा धागा था कि वो विदर्भ से थे और मुझे ऐसे लगा कि मैं भी विदर्भ से हूँ तो मुझे जाकर मिलना चाहिए उनसे, और मैं जाके मिली और उन्होंने मुझे हेल्प की। उन्होंने बैंकों से बात की और बैंकों ने मेरे साथ में बैठ के OTS किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप हमें 1 साल में पैसे दोगे तो हम आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ कर देंगे। तो ठीक है, हमने अभी अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये यहाँ पर बहुत बड़ी ऐसी बात है, ये हिम्मत की बात है। अब 1 साल में पैसे देने हैं बैंकों को, छोटी सी अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और इतनी बड़ी अमाउंट मेरे पास है भी नहीं है। उसके बावजूद मैं उनके साथ OTS करती हूँ। मेरे जो लोग थे, जो मेरे जो बोर्ड के मोटे थे, हाँ, वो सारे के सारे मुझे कोस रहे थे कि ये क्या करने जा रहे हो, मान लो कि हमने 1 साल में पैसे नहीं दिए तब क्या होगा। मैंने कहा भाई कि आप सोचते क्यों नहीं, 1 साल का पीरियड है हमारे पास में, उस 1 साल में हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज इन्होंने इनकार कर दिया, तब हम क्या करेंगे? हम तो कर ही नहीं सकते ना, तब तो हाथ से सारी बातें चली जाएगी। आज इनका मानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए आज इनको मतलब OTS इनके साथ कर लेते, फिर जो हमारे पास 1 साल है, उस 1 साल में हम कुछ भी करेंगे, चाहे हम लोगों को हमारी प्रॉपर्टियाँ बेचनी पड़े, चाहे हमें मार्केट से लेना पड़े, हम लोन लेना पड़े, जो भी करना पड़े, वो बात की बात है। लेकिन आज इनसे ये मनवाना है बहुत बड़ी चीज़ है, और हमने वो मन दिया। सारी पेनल्टी इंटरेस्ट माफ़ होने के बाद में 116 करोड़ का कर्जा डायरेक्ट हमारा एकदम आधे पे आ गया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, और वो आधा कर्जा होने की वजह से हमारा उत्साह और बढ़ गया कि अभी तो कर्जा कम हो गया, अभी हम लोग कर सकेंगे। और हम जो काम करने, जब हमने फैक्ट्री शुरू की, फैक्ट्री का इनकम आना शुरू किया, फिर मेरे जो भी फाइनेंस लेना पड़ा, जो भी करना पड़ा, लेकिन 1 साल में ही जब मैंने उनको पैसे दिए तो आपको मैं बताऊं कि 25% उन्होंने हमें वो भी माफ़ कर दिया। देखिए, जब कुछ आप करने निकलते हैं ना, तो दूसरे लोग अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। वो उसको कहा जाता है ना, जो शाहरुख की फिल्म का डायलॉग है, हालांकि वो मूलतः पाउलो कोएल्हो के उपन्यास से है, लेकिन कुल मिलाकर वही कि जब आप कुछ तय करते हैं तो सारी कायनात आपको सफल करने के लिए भी साजिश करती है। जी बिल्कुल, साजिश सिर्फ उल्टी नहीं होती। तो इसी तरह से मीन्स मेरे लिए आसान हो गया, आधा सारा कुछ हो गया हमने। और फिर कोर्ट की जो ऑर्डर थी, जैसे कि 2011 में हमें सिक्का से बाहर निकलना है, तो हम तो मतलब सिक्का से बाहर निकल गए। बैंकों की इस तरह से हमने पैसे दे दिए। फिर वर्कर कहने लगे हमें 3 महीने में दे दो, जबकि कोर्ट की ऑर्डर थी कि 3 साल में इनको देना है, और वो भी 50,000, 75,000, 1 लाख इस तरह से टपे से देना है। लेकिन वर्कर कहने लगे कि मैडम इस तरह से हमें पैसे अगर दोगे तो ये तो सारे खाने पीने में हमारे चले जाएंगे, हमारे काम तो कुछ आएंगे नहीं। तो कोई कह रहा है हमारी बेटी की शादी करना है, कोई कह रहा है मुझे छोटी सी दुकान लगाना है, कोई कह रहा है मुझे कोई एक रिक्शा लेना है, इस तरह से। तो मैंने कहा ठीक है, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने 3 साल में जो देने थे, मैंने 3 महीने के अंदर उन लोगों को 8.5 करोड़ रुपए दे दिए, जिससे मैं मेरे वर्कर की आई भवानी बन गई। वर्कर मुझे कहते हैं कि माँ भवानी हो हमारी, क्योंकि जिसकी वजह से मतलब आज हमारे घर के चूल्हे जल गए। कोई कहता है मेरी बीवी का ऑपरेशन था वो बच गई, कोई कहता है मेरी बेटी की शादी हो गई। मतलब इस तरह से सारे वर्कर्स मेरे लिए खुश रहे, सिर्फ यूनियन लीडर छोड़ गया, वो तो मुझे लास्ट तक तकलीफ देते रहे। नहीं, देखिए, उनका तो काम ही है, तो जी, अगर वो तकलीफ नहीं देते तो कंपनी, ऐसा नहीं है, बहुत से यूनियन लीडर्स ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। और दरअसल
ये जो कहते हैं ना कि यूनियन जो शब्द है, जी। ये संघ है, संगठन है, किसी भी चीज का, जी। तो होता बड़े अच्छे विचार के साथ है, लेकिन कुछ लोग तय कुछ करते लोग। हैं कि इसमें हमारा लाभ होने लगे, तब सारा मामला गड़बड़ होता है। तो यूनियन बेकार नहीं होती, यूनियन को चलाने वाले लोग गड़बड़ होते हैं। जी। तो इस तरह से वर्कर्स के पैसे दिए गए, बैंकों के पैसे दिए गए, और कुछ लिटिगेशन इसी तरह से रहे। तो बैंगलोर में हमारी एक लैंड थी जिसकी वजह से मतलब उसको डेवलप करने के लिए सिर्फ सारे प्रॉपर्टी में हमारे पास में सिर्फ एक बैंगलोर लैंड ही थी, जो मतलब उसको डेवलप करके हमें बाकी के सारे कर्ज देने के लिए कोर्ट ने कहा हुआ था। लेकिन उस पर भी इन लोगों ने इतने सारे लिटिगेशन करके रखे हुए थे। एक तो वहाँ के बिल्डर ने उसको में कब्जा ही करके रखा था, फिर वो कब्जा निकालने के लिए भी इतनी मतलब तकलीफ। आपसे बातचीत जो हो रही है, तो इसको रोकने का, आपको टोकने का मन नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि बाध्यता है वक्त की, तो मैं अब थोड़ा आखिर की तरफ चलूँगा, क्योंकि आपकी कहानी में उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, मजदूर मालिक संबंध, किस तरह से प्रशासन भी मदद करता जी, है। ऐसा नहीं है, हर वक्त उसको गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए, और जब आप कुछ करने निकलते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो जी, जाता है। तो अब अगर हम कहें कि आज जहां आप खड़ी हैं और उस वक्त जितने लोग थे जिनको आपने सेटलमेंट कर दिया, पैसे दे दिए, तो आज आप कितने मजदूरों को, कितने वर्कर्स को, कितने लोगों को आप काम दे रही हैं, अगर हम 2006 से बात करें तो? जी, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बहुत सारे लोगों को काम नहीं देती। वजह ये बता रही हूँ, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर अभी डिसाइड करती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ी ठोकर खाई है। इतनी बड़ी कंपनी जो पूरी दुनिया में जिसका नाम था, जिसकी हालत इतनी बुरी हो गई यूनियन की वजह से, तो हम ये कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर मतलब काम नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं, काम बहुत सारे लोगों को मिलता है, लेकिन एक जरिया होता है। एक कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर है और मेरा ये काम है, मुझे ये सारा कुछ चाहिए। फिर वो डिसाइड करता है कि वो मतलब कितने वर्कर रखे, 100, 200, 500, जितने वर्कर वो रखेगा, और मुझे वो जो प्रोडक्ट है वो मुझे वो बना के देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो खाली ऑफिस स्टॉक जो है। एक सवाल है इसमें कि आप ठीक है कॉन्ट्रैक्टर को देती हैं, तो क्या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी उसकी गुणवत्ता के साथ आप जो काम करने वाले लोग हैं उनको पूरी रकम मिल रही है, ये भी कुछ इंश्योर करती हैं क्या? जी कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल, कितने? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके सिवा हम नहीं देंगे उनको, क्योंकि हर किसी को उसका हक पूरी तरह से मिलना ही चाहिए, क्योंकि हक के लिए लड़ाई तो लड़ रहे हैं हम लोग। अगर उसको नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या है। हाँ, लेकिन सेफ्टी के लिए ये कदम हमने उठाया हुआ है कि हम सेफली चलेंगे। अब हम यूनियनबाजी नहीं होने देंगे। मैंने तो वो योजना भवन में पूरे 40 लोगों के सामने ये यूनियन का मुद्दा बड़ी जोरों शोरों से उठाया था, क्योंकि हमारे मुंबई में इतने सारे जो बड़े बड़े मिल और फैक्ट्रियाँ जितनी भी बंद हुई यूनियन की वजह से बंद हुई, तो ये यूनियनबाजी जो है वो थोड़ी मतलब कम होनी चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी आवाज़ भी मैंने उठाया था, और वो इसीलिए फिर मैं जो है वो मैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ज़रूर देती हूँ, लेकिन उसका पूरा ध्यान रखती हूँ कि मेरा कोई भी मजदूर मतलब जिसके साथ में नाइंसाफ़ी ना हो। आप जो लोग सुन रहे हैं उनको अगर आप कुछ कहना चाहें, और मैंने कहा था कि 2 प्रश्न मैं लूँगा, तो आप में से कोई अगर सवाल पूछना चाहे, लेकिन सवाल हो सिर्फ आपको इतनी बात सुनने के बाद आपके मन में कुछ आ रहा हो तो सवाल पूछिएगा सीधे। जी, माइक दीजिए इनको, अगर आलोक जी। ये 2 प्रश्न लूँगा। एक हिमांशु का हाथ उठा हुआ दिख रहा है मुझे, और एक ये इधर इनका नाम नहीं पता है मुझे, लेकिन ये तिरंगा लगाए हुए हैं, वैभव। ठीक है जी, मेरा सवाल जो आपने जर्नी बताई, बस मैं वो थोड़ी और ज़्यादा उभर पाए। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने कमानी को टेक ओवर किया और आज कमानी की क्या स्थिति है, अगर आप कुछ आंकड़ों बता पाएँ, वो कितनी कामयाब है, उसका कैसा वर्क प्रोफाइल है, तो वो आपकी जर्नी और ज़्यादा हमें और शिखर पर समझ में आएगी सुनने वालों को कि कहाँ से कहाँ आपने उसे पहुँचा दिया। जी, तो जहाँ जीरो थी कमानी, सिख थी ना, जीरो थी, आज वो कहीं जीरो उसके ऊपर चढ़ गए हैं। तो क्योंकि जो लिटिगेशन के केसेस थे वो सारे खत्म होने की वजह से प्रॉपर्टी जो है वो फ्री हो गई है। तो मेरी जो प्रॉपर्टी की कीमत ही आज करीबन 2000 करोड़ से ऊपर की है, और जो मेरा बिजनेस चल रहा है, अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा ये था, लेकिन आज भी मेरा बैंगलोर में, जैसे मैंने उस प्रॉपर्टी के बारे में कहा, करीबन 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी वहाँ पर है, जिसका डेवलपमेंट अभी चल रहा है। तो कमानी काफ़ी ऊंचाई पे है अभी। 0 से 3000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी हो चुकी है। एक सवाल वैभव जी। नमस्कार. नमस्कार. मी पुण्याचा आहे. मी तुम्हाला प्रश्न मराठीतच विचारतो, आप जवाब हिंदीमध्ये.
स्त्रीच स्त्रीची शत्रू आहे का, या वाक्याशी तुम्ही किती सहमत आहेत, त्याच्यावर एक माझा प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न आहे, कागदावर स्त्रियांची सक्षमता आहे पण वास्तविक स्त्रियांसाठी किती सक्षमता आहे. तिसरा प्रश्न आहे, स्त्रिया सर्वाधिक उद्योग क्षेत्रात येण्यामध्ये तुम्ही काय करू इच्छिताय, काय सांगाल त्याच्यासाठी. ठीक है, ये 3 सवाल कह रहे हैं. मराठी में इन्होंने प्रश्न पूछा, लेकिन स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, कितना आप सहमत हैं. स्त्री सशक्त हो इसके लिए आप क्या कर रही हैं, ये बताइए. अगर कुछ उदाहरण हो तो वो भी बताइए. जी, तो हम लोग मतलब स्त्री ज़्यादा सशक्त हो इसके लिए काम कर ही रहे हैं. हमारी जो संगठना है, मेरी 3 संगठनाएं हैं एक्चुअली. जैसे मैंने सुशिक्षित बेरोजगार युवक संगठना बताई थी, उसका नाम हमें राष्ट्रीय एकता युवा मंच रखा है, क्योंकि संगठना यानी यूनियन बन जाती है, इसलिए वो रजिस्टर नहीं होती है. लेकिन कल्पना जी, मैं आपको रोकते हुए कहूँगा, देखिए संगठन बुरा नहीं है, हाँ, लेकिन यूनियन बुरा नहीं, कोई भी संगठन बुरा नहीं जी, है. जी. और अपने अधिकारों के लिए लड़ना बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज है. जी, जी. लेकिन आप अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते, जैसे मजदूर मालिक एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकता. ये संभव ही नहीं है. अगर वो दुश्मन है तो ना तो वो काम करेंगे, ना प्रोडक्ट बनाएंगे, ना कंपनी का टर्नओवर बढ़ाएंगे, वो तो एक दूसरे को काटने में लग जाएंगे, तो मुश्किल होगी. तो ये थोड़ा समझिए, क्योंकि ऐसा ना हो किसी के दिमाग में कि वो नहीं, नहीं. संगठन शुरू करना चाह रहा है और बंद कर दे. नहीं, वो रजिस्टर नहीं हो रही थी संगठना यानी यूनियन, तो इसके लिए आप नाम चेंज करो करके बोला, तो हमने राष्ट्रीय एकता युवा मंच इस तरह का नाम रखा, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ स्त्रियां बल्कि पुरुष भी, मतलब यूथ के लिए हमारा काम करते हैं. और उसमें ज़्यादातर हम यूथ को जो है बिजनेस में वो कैसे आए, यही सारा ट्रेनिंग हमारा वहाँ पर होता है. तो ये हम काम ऑलरेडी उनके लिए कर ही रहे हैं. और दूसरा क्या कहा उन्होंने, उन्होंने यही कहा कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है, जरा इसको भी बताओ. कहीं कहीं पे कुछ होते हैं. देखिए, हर जगह पे हर एक जैसे लोग नहीं होते, कहीं कहीं पे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन अब वो नहीं रहा. पहले ज़माने की बातें और थी. आज कोई स्त्री की दुश्मन हो भी नहीं सकती और कोई दुश्मनी पाल भी नहीं सकता, है ना. वो मतलब अपने आगे बढ़ने के हर स्त्री के पास रास्ते हैं, वो आगे आराम से बढ़ सकती है. तो कैसे हो सकते हैं, ये तो एक इंसानी स्वभाव है इंसान का. एक दूसरे के ऊपर अगर कुछ कोई गलत वाला थोड़ा स्वभाव हो या कुछ हो, वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन दुश्मन नहीं हो सकती, मुझे ऐसे लगता है. नहीं, ठीक बात है. और मुझे लगता है ना कि चाहे स्त्री पुरुष हो या स्त्री स्त्री हो, पुरुष पुरुष हो, कोई दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. सबकी अपनी, जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग समय पर कुछ काल, समय, परिस्थितियाँ उसके अनुसार होते हैं. और इतनी खूबसूरत बातचीत आपने हमारे साथ की, इतना जिसको हम कहें कि बहुत प्रेरणादायी आपकी यात्रा है. हम ये ज़रूर उम्मीद करेंगे, देखिए पीछे से तालियां तो बज रही, मुझे लग रहा है कि वो लोग सुन नहीं रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ कुछ तालियां बजाए तो मुझे थोड़ा उत्साह बढ़ा. तो होता क्या है, सूत्रधार के नाते ये और बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपको तो बात कहनी, मैं देख भी रहा था ना सबको कि कौन कौन कैसे सुन रहा है. तो अच्छी बात यह है कि पीछे से भी तालियां बजी तो कुछ लोग सुने हैं. और सुनिए इसलिए क्योंकि आपको फिल्मों में, किस्सों में किसी ऐसा जो आपके, अगर आप उस तरह से हैं, अभी इतने सौभाग्यशाली हैं कि दादा दादी नाना नानी आपको कुछ सुनाते हैं, लेकिन इस तरह से जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो जीवन में बीता है. एक लड़की 7वीं में, सोचिए आप, कल्पना करके देखिए, शादी हो गई, विवाह नहीं चला घर में, जिसको कहते हैं ना कि आप मतलब एब्यूज़ के इतने मामले, वो जिस तरह से उन्होंने बताया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं. टूट गई शादी, घर वाले भी सोच रहे हैं कि कैसे तैयार होंगे. वो तय करती है लड़की, तैयार होती है, इतना बड़ा काम आज खड़ा कर दी. 3000 करोड़ का शायद वो बोलते हुए होता है ना कि टर्नओवर बोलते, लेकिन आज कंपनी का समय सब कुछ ओपन है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, तो इसलिए जानना चाहिए. और आज वहाँ पर ये खड़ी है. पद्मश्री पुरस्कार ऐसे लोगों को जब मिल रहा होता है तो लगता है कि हाँ, सचमुच इन पुरस्कारों का भी सम्मान बढ़ रहा है. जब ये कह रही हैं कि महिलाओं को हम तैयार करते हैं, उनको इसके लिए कि उनकी थोड़ा सा स्किल बढ़े, उनका कौशल बढ़े, काम करने के लिए तैयार है. जब वो बता रही हैं कि मजदूर ने जब कहा कि वो आत्महत्या करने के उनके मन में ऐसा निराशा का भाव आया, तो लगा कि हमारा अपना कुछ ऐसा है. तो जीवन में ऐसे छोटे छोटे रंग हैं, ये इमोशंस हैं, वो आपको ध्यान में रहें. तो मुझे लगता है कि सफलता नहीं होगी इसकी कोई वजह नहीं है, सफलता होगी ही होगी इसकी बहुत सी वजह हैं. तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि लिट चौक इंदौर के इस मंच को आपने गरिमा प्रदान की, इतनी खूबसूरत कहानी सुनाई. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच. जो एक चित्र, उनका पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया है, वे उन्हें भेंट करें. कल्पना सरोज जी का पोर्ट्रेट उन्हें भेंट कर रहे हैं.